हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट चार्ट और ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी तक हमने फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है और बेसिक्स फॉरेन एक्सचेंज के बारे में देखे। अब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में एक चीज दिमाग में आ रही थी कि यदि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है या ₹1 इज इक्वल टू सम अदर करेंसी है, तो फिर ये ऐसा कन्वर्जन रेट या एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है इसको डिसाइड करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से ये पहला तरीका है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बाद फिर और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको फ्लोटिंग भी कहते हैं, और फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग, 2 टाइप और होते हैं। पहला टाइप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले एक बार जरा इसको एक व्यू देख लेते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब नाम से ही बड़ा क्लियर है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, मतलब फिक्स्ड तो हो गए, और वो फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। ओके, देन इट इज अडॉप्टेड बाय स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। ये इसीलिए अडॉप्ट किया गया है जिससे कि फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहे। मतलब जब रेट फिक्स रहता है तो फॉरेन ट्रेड थोड़ा स्टेबल चलता है। जब रेट्स वैरी होते रहते हैं, एक कंट्री को ज्यादा फायदा होने वाला रहता है, दूसरी कंट्री को कम, तो फिर उसके चक्कर में थोड़े से ट्रेड रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं। इसलिए वो ट्रेड की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था। देन नीड टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मेंटेन एक्सचेंज रेट। अब क्या है, जब आपको किसी कंट्री के साथ एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है तो फिर आपको उसके रिजर्व भी उसकी करेंसी के अपने पास रखने पड़ेंगे। यदि आपके पास उनकी करेंसी के रिजर्व्स रहेंगे तब आप एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाएंगे, वरना क्या होगा, यदि उनकी करेंसी का रिजर्व आपके पास नहीं है पर आपकी करेंसी उनके पास है तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। तो एक तो इसीलिए आपको रिजर्व भी अपने पास मेंटेन रखने जरूरी है। Each country keeps value of currency fixed in terms of some external standard. Now very interesting part, और यहाँ से ये वाली वीडियो देखने में आपको बहुत ज्यादा भी मजा आएगा और जानकारी भी बहुत सारी मिलेगी। So कंट्री जो है वो क्या करती है, किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से अपनी करेंसी के रेट को फिक्स कर लेती है। अब ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या है? तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड, सिल्वर या और कोई मेटल हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड किसी और कंट्री की करेंसी भी हो सकती है। जैसे आज के टाइम पे सारे के सारे देश यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं और पूरी दुनिया का ट्रेडिंग लगभग यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर से हो जाता है। सो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज ने अपनी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो वैल्यू यूनाइटेड स्टेट के डॉलर पे पेग कर दी। उसका नाम है पेगिंग। उस वर्ड को कहा जाता है पेगिंग। पेगिंग क्या है? पेगिंग है कि जब कभी किसी करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के टर्म्स में लगाई जाए, जैसे इंडियन रुपीस को डॉलर के टर्म्स में ट्रेड किया जाता है, तो वो पेगिंग है। जब कभी किसी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से अटैच कर दिया तो पेगिंग, और यदि उसको किसी मेटल से, गोल्ड, सिल्वर वगैरह इनसे किया तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। पैरिटी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर मेटल्स। क्लियर? देखो ये तो एक आपको शॉर्ट में क्लियर हुआ कि भाई पेगिंग क्या है, पैरिटी वैल्यू क्या है, ये हमारा थोड़ा सिलेबस का पार्ट है। लेकिन अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि ये टर्म्स ऑफ गोल्ड और ये अदर करेंसीज का ये जो सिस्टम था कि अपनी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के टर्म्स में या गोल्ड के टर्म्स में, तो ये सब सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, उसके लिए आप थोड़ा सा आगे देखिए। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं उन सिस्टम्स के बारे में। इस क्लास ये हम पढ़ रहे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एग्जैक्टली पूरा सिलेबस में है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पहले क्या होता था, आपको पता ही है कि हर तरीके के ट्रेड के लिए किसी न किसी एक्सचेंज के लिए कुछ जरूरत होती थी, बार्टर सिस्टम, फिर मेटल्स एंड कॉइन्स वगैरह। तो पहले के टाइम पे ये मेटालिक मनी का बहुत चलन था। मेटालिक मनी इसलिए लोग एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि मेटल की कुछ अपनी खुद की भी वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। यदि मतलब वो
यदि मेटल का कुछ हुआ नहीं तो एटलीस्ट उसके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, या उसकी खुद की भी वैल्यू है, उस कॉइन की तो वैल्यू है ही, लेकिन यदि उस कॉइन को पिघला दिया तो उस गोल्ड की या उस सिल्वर की भी वैल्यू है। यदि उसका फॉर्म या शेप चेंज हो गया तो भी उसकी वैल्यू है। ऐसा पेपर मनी के साथ हर बार कलेक्ट नहीं होता। तो पेपर मनी तो बहुत ही रिसेंटली आया, अभी 18th सेंचुरी में, अराउंड 1840-45 के आसपास वहां पे कहीं पे आया। लेकिन उसके पहले मेटालिक मनी ही था। तो पहले कैसे होता था, जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड आया तो उसका लाने का रीजन क्या था, क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया? देखो ये इंटरेस्टिंग है बड़ा। मान लो कि ये 3 कंट्रीज हैं, ये फर्स्ट कंट्री है, ये सेकंड कंट्री है और ये थर्ड कंट्री। ये 3 देश हैं। इस कंट्री में गोल्ड से ट्रेडिंग होता है। इस कंट्री में सारा एक्सचेंज गोल्ड के थ्रू होता है। इस कंट्री में सारा सिल्वर के थ्रू होता है। और इस कंट्री में जो है गोल्ड भी चलता है और सिल्वर भी चलता है। तो जहां पे सिंगल मेटल चल रहा है उसको मोनोमेटालिज्म बोला, और जहां 2 मेटल्स है उसको बाय मेटालिज्म। ठीक है, दोनों मेटल्स, मतलब यहाँ पे सिल्वर भी चल सकता है, गोल्ड भी चल सकता है इस कंट्री में। ओके, अब क्या है देखो, यदि फर्स्ट कंट्री इसके साथ ट्रेड करेगी तो वो पॉसिबल है, दैट इज फेयरली पॉसिबल। यदि ये कंट्री इसके साथ ट्रेड करेगी तब भी पॉसिबल है, दोनों ही केस पॉसिबल है। लेकिन यदि ये कंट्री इसके साथ ट्रेड करना चाहे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, गोल्ड में एक्सेप्टेंस होती है पेमेंट की, और यहाँ सिल्वर। तो यदि ये इसको सिल्वर देगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये इसको गोल्ड देगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, इस कंट्री में क्या था, इस कंट्री में ये प्रॉब्लम था कि अब गोल्ड और सिल्वर है तो दोनों बराबर बराबर तो नहीं होंगे ना। हो सकता है कि किसी के पास सिल्वर ज्यादा हो सकता है किसी के पास गोल्ड ज्यादा हो। तो फॉर एग्जांपल यदि आपके पास सिल्वर ज्यादा है और आपके पास गोल्ड कम है, तो जो चीज स्केर्स होती है वो लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो फिर वो गोल्ड को होल्ड करके रख लेंगे और सिल्वर से ही सारे ट्रेडिंग करेंगे। तो एक ग्रेशम अंकल है, ग्रेशम नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े पुराने हैं इकोनॉमिस्ट। इनका एक था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, मतलब जो खराब मनी है, बैड मनी है, दैट विल मूव आउट द गुड मनी। नाउ दिस बैड मनी एंड गुड मनी इज नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा और बुरा। बैड मनी इज द मनी विच इज एबंडेंटली अवेलेबल, जो आपके पास बहुत सारा है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में आपके पास वो मनी है, तो दैट इज बैड मनी। एंड गुड मनी इज विच इज स्केर्स और विच इज लेस इन नंबर। सो सपोज यहाँ पे सिल्वर ज्यादा है और गोल्ड कम है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे लोग गोल्ड से ट्रेड ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि तो कम है, और गोल्ड से ट्रेड नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो गोल्ड धीरे 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 वहां से खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ सिल्वर ही बचेगा। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, ये वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया, कोई भी एक सिस्टम बचा, वो मोनोमेटेलिक कंट्रीज ही बचे थे सारे, या तो सिल्वर था या तो गोल्ड था या तो और कुछ था, लेकिन वो डबल वाले तो थे नहीं। अब जब सिंगल वाले ही बचे सारे, मान लो ये भी सिल्वर हो गया, गोल्ड नहीं रहा, सिल्वर हो गया, तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ट्रेड कर सकते हैं लेकिन ये इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया, जिससे आपस में ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब वो ट्रेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी कुछ कंडीशंस थी। उनकी कुछ कंडीशंस क्या थी, जैसे सिंपल कंडीशन थी कि भाई कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो तो आप गोल्ड से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी करेंसी, जो भी आपकी अपनी करेंसी है देश की, उस देश की करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड को भी अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या करेंसी को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, देन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड वर अलाउड। गोल्ड का ट्रांजैक्शन, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये भी अलाउड था। ऐसे सब डिस्कशन हुए थे। और इसका सबसे अच्छा एक और बेनिफिट क्या था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड से ट्रेडिंग करता हूं, और मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्ट करता हूं बहुत सारा। तो यदि मैंने सामान एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे क्या होगा, और ज्यादा गोल्ड मिलेगा, और ज्यादा गोल्ड मिलेगा। अब जितना ज्यादा गोल्ड मिलेगा उतना मेरे देश का मनी सप्लाई, गोल्ड को कन्वर्ट करना है ना करेंसी में, तो मैं फिर करेंसी मनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। मनी सप्लाई बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ा दूंगा तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस राइज, ये होगा। जब प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा
तो चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेट, कॉस्टली है तो लेस परचेस मतलब महंगी हो गई चीजें। अब महंगी हो गई तो बाहर के देश वाले आपके यहाँ की चीजें खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। जब बाहर के वाले आपके यहाँ की चीजें नहीं खरीदेंगे तो आपका धीरे से फिर एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। मतलब स्टार्ट हुआ था एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से, एंड होगा एक्सपोर्ट डिक्रीज होने पे, फिर अपने आप गोल्ड वगैरह। तो ये जो एक के बाद दूसरा ये और ये स्टेप्स ऑटोमेटिक हो रहे हैं। एक गोल्ड स्टैंडर्ड की एक इंपॉर्टेंस है, आपको पॉज करके दोबारा आप देख सकते हो यदि आपको फिर से समझना है तो। ये गोल्ड स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक होता है तो वो दूसरे को लीड करता है। यदि ऐसे उल्टा हो गया, कोई कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो क्या होगा? इंपोर्ट करेंगे तो उनका यहाँ का गोल्ड का आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा, पे करना पड़ेगा ना बाहर, तो गोल्ड बाहर पे कर देंगे। गोल्ड बाहर पे कर देंगे, हमारे पास गोल्ड कम बचेगा तो हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन होगा, सस्ती हो जाएंगी चीजें। जैसे ही चीजें हमारे देश में सस्ती होंगी, बाहर के देश वाले हमसे खरीदने लगेंगे तो फिर हमारे पास गोल्ड आ जाएगा। मतलब ये अपने आप सब बैलेंस हो जाता था। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ये ओवरऑल अच्छा ही था। लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये नहीं चला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बन गई। हर कंट्री सेल्फिश बिहेव करने लगी, उन्होंने अपनी अपनी करेंसी ज्यादा छापनी शुरू कर दी और गोल्ड वगैरह देना बंद कर दिया। काफी सारी कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था कि गोल्ड अब हम नहीं देंगे। तो जब उन्होंने कहा गोल्ड नहीं देंगे तो ये जो डिसीजन हुआ था यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, वो डिसीजन वहीं बैन हो गया। और क्योंकि सिचुएशन भी वर्ल्ड वॉर की थी तो वहां पे ये वाला मैटर तो लेके बैठेंगे नहीं, ऑलरेडी उनके लोग वहां पे मर रहे हैं, तो उनको जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो वही खरीद रहे हैं और वो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते गोल्ड का स्टैंडर्ड खत्म हुआ और इसको रिप्लेस करने के लिए फिर एक आया जिसका नाम आपकी किताबों में कई जगह दिया है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है वो बताता हूं मैं। फिर जब गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को रिवाइव नहीं कर पाए, वापस से गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ये बस मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने ही वाला था। उस टाइम पे काफी सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एक जगह पे मीटिंग की। 1944 में एक मीटिंग हुई ये ब्रेटन वुड नाम की एक जगह पे। उस जगह का नाम ब्रेटन वुड था, इसीलिए फिर उसको ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलता है। वहां पे वो लोग बैठे थे डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा लॉस भी हुआ कंट्रीज का। तो वो ये बैठे थे जानने के लिए कि अब ट्रेड कैसे होगा, क्योंकि पुराना वाला जो गोल्ड वाला ट्रेड एग्रीमेंट था उसको तो रिवाइव नहीं कर पाए और अब सभी का बहुत सारा नुकसान भी हो गया है। तो अब ये आपसी ट्रेड कैसे किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के आपसी ट्रेड के बिना तो वर्ल्ड का एक साथ आगे जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस ट्रेड को आगे कैसे ले जाया जाए, तो उस चीज के लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीजें आई, एक तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब जिन आईएमएफ तो हमको पता है अभी तक भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी भी सर्वाइव करता है। देन आईबीआरडी ये जो था, ये उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज को लॉस हुआ है, तो वो लॉस में उनका जो भी कुछ रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम वहां पे होना है, उसके लिए इस बैंक को स्पेशली बनाया गया था, जो कि सभी की मदद करेगी। और इसमें इन्होंने क्या था, जैसे आईएमएफ बनाया, आईबीआरडी बनाया, तो ये किस पे डिपेंड करता था। जैसे ये इनके पास पैसा कहां से आएगा, देखो एसोसिएशन तो बना दी, लेकिन इनके पास पैसा कहां से आएगा, तो इनको ना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। सो एवरी कंट्री contributed something, एवरी कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग। उन्होंने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए इस फंड को, और जिसने ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट किए उसको उसमें ज्यादा पावर दी गई इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स एंड ऑल। तो उस टाइम पे गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास था, यूनाइटेड स्टेट्स के पास। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यदि कोई कंट्री थोड़ी संभली हुई थी, और वो थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट वाज अ न्यूक्लियर पावर आल्सो। तो वो एक काफी सक्षम सा देश था। तो उन्होंने वहां पे मीटिंग बुलाई, और ये न्यू हैम्पशायर वगैरह कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये जगह भी वहीं पे, ठीक है। तो वहां पे जब ये मीटिंग बुलाई गई,
तो उन्होंने ये डिसाइड किया वहां पे कि भाई डॉलर को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करना पॉसिबल है। ओके, डॉलर को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करना पॉसिबल। तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज कन्वर्टेड फॉर $35, ये डिसाइड हुआ। दूसरा ये चीज डिसाइड हुआ कि सारी कंट्रीज अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को डॉलर के टर्म्स में एक्सचेंज करें, ठीक है। और यदि गोल्ड दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड के बदले में अपना डॉलर भी इशू करेगा। और क्योंकि वो मेजोरिटी कंट्रीज उसमें ऑलरेडी अग्रीड थी, तो वो आपस के ट्रेड पे कोई असर नहीं होता। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि इसके पहले जो हमने अभी गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ा, पैरिटी से शिफ्ट हो गए पेगिंग पे, लेकिन फिर भी ये काइंड ऑफ पैरिटी ही थी, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली गोल्ड से ही लिंक था। फिर भी चलो पेगिंग पे शिफ्ट हो गए। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पास काफी सारे गोल्ड रिजर्व्स थे। धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक चला, कुछ सालों तक अच्छा भी चला। बट देन यूनाइटेड स्टेट्स के काफी सारे वॉर चल रहे थे, इंटरनल भी वॉर हुआ उनका। तो ये सब जो वॉर था, इसके दौरान उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी। तो इस टाइम पे काफी सारा डॉलर उन्होंने प्रिंट किया। और डॉलर क्योंकि तब तक एक्सेप्टेड था, तो हर कंट्रीज को डॉलर भिजवा के वहां से रिसोर्सेस ले लेते थे। और डॉलर प्रिंटिंग उनके हाथ में ही था, तो डॉलर खूब सारा प्रिंट करते थे। गोल्ड रिजर्व्स तो थे ही उनके पास, तो वो डॉलर प्रिंट करते जाते थे और भेजते जाते थे। तो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि बाकी की कंट्रीज को थोड़ी इनसिक्योरिटी हुई। उनको लगा कि हमारा गोल्ड रिजर्व हमको और बढ़ाना है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई वापस दे दो हमारा गोल्ड और ये अपना डॉलर लो। ऐसे करके कुछ कुछ कंट्रीज ने स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया। तो जब ये काफी बढ़ गया, तो 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि भाई अब हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। फिर भी ट्रेड ठीक चल रहा था, क्योंकि डॉलर से ट्रेडिंग हो रही है, सब डॉलर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, चलने दो, ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद एक 1973 में ऑयल शॉक नाम की एक चीज हुई थी, जिसमें जितने भी ऑयल के रिजर्व वाले कंट्रीज है ना, इन्होंने अपना कार्टेल बना दिया, ग्रुप बना दिया। जैसे होता है ना, अपन किसी हेयर कटिंग की शॉप पे जाते हैं, वहां पे वो लिखा रहता है कि भाई दाढ़ी के इतने, कटिंग के इतने, तो उनका वो कार्टेल रहता है, वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं। उससे ज्यादा आप ले सकते हो, लेकिन उससे कम आपको नहीं लेना है। तो ये इन्होंने कार्टेल ऑयल वाली ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज ने इन्होंने अपना कार्टेल बना दिया। तो इसकी वजह से इस एक्सचेंज रेट पे और फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उनकी वो चाहते थे कि उनको अब ज्यादा वैल्यू दी जाए। तो उस टाइम पे फिर 1976 में एक जमाइका में एक जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई वापस से, और उस कॉन्फ्रेंस में ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम को खत्म कर दिया गया और तब फ्लोटिंग रेट सिस्टम लाया गया, जो कि मार्केट के फोर्सेस पे डिपेंड करता है, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया था, तो ये अभी आपको हो चुका है क्लियर। ये था आपका एक ब्रीफ इसके बारे में, ब्रीफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में, जिसको हमने कि थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको गोल्ड एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी बता दिया। ये गोल्ड एक्सचेंज रेट और ब्रेटन वुड्स सिस्टम इतना ज्यादा डीप में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अपने स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उनको ये चीज पता हो कि दुनिया ने अलग अलग टाइम पे कैसे अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए चेंज किया। और कई बार ऐसा होता है कि जब आज के टाइम पे वो लोग या वो वाले देश आज हमको, भारत को, इंडिया को ज्ञान देते हैं कि आप ऐसा मत करो, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, तो उन लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तक उन लोगों ने खुद ही सेल्फिश बिहेव किया है, और उनकी वजह से ही काफी सारे सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। ठीक है, इंडिया तो 99% जगह पे कभी उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका रहा ही नहीं इस तरीके से, क्योंकि उस टाइम तो उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, और अभी जब कैपेबिलिटी है भी, तब भी ओवरऑल वर्ल्ड का ही पहले सोचा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था बेटा। और अभी जो हमारी स्टार्टिंग स्लाइड थी, अपना सिलेबस उतना ही है कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। इसमें एक पॉइंट और आता है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का, तो वो मैं आपको बहुत ही जल्दी बता देता हूँ, इतना ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन पढ़ा था, डेप्रिसिएशन पढ़ा था, क्या था डेप्रिसिएशन? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, डेप्रिशिएट होके हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। मतलब ये डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था। यदि ये डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट खुद कर लेती है, यदि ये डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट खुद करती है, ये अपनी वैल्यू यदि गवर्नमेंट ने खुद गिराई अपनी करेंसी की वैल्यू, तो उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन।
ठीक। यदि वो वैल्यू गवर्नमेंट ने खुद कम की है अपनी करेंसी की, तो उसको क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। ये डीवैल्यूएशन की परमिशन ब्रेटन वुड्स सिस्टम में थी नहीं। इसकी वजह से यूएसए को तो बेनिफिट हो रहा था, लेकिन बाकी कंट्रीज को नहीं हो रहा। तो ये डीवैल्यूएशन वो है जो गवर्नमेंट अपने आप करती। एक थोड़ी बहुत लिमिट अलाउड थी, लेकिन ओवरऑल नहीं। तो डीवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट खुद करती है, रिड्यूसिंग इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट। ठीक। जब अपनी वैल्यू को खुद रिड्यूस करती है गवर्नमेंट, तो फिर वो कहलाता है डीवैल्यूएशन। अब इसको यदि डी की जगह पे मैं रीवैल्यूएशन कर दूं, डीवैल्यूएशन की जगह रीवैल्यूएशन, तो उसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज करना, कि अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद इंक्रीज किया है। 70 था तो 65 हो गया। तो जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को हमारी गवर्नमेंट खुद अप्रिशिएट करती है, या रीवैल्यू, ध्यान रखना अप्रिसिएशन वर्ड अलग है, ये जब उसको रीवैल्यू करती है और उसका वैल्यू बढ़ा देती है, तो फिर वो कहते हैं रीवैल्यूएशन। ओके, सो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, ये चार अलग चीजें हैं, इनको याद रखना। ठीक, तो यहां तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।